फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने लेकर के आया हूँ वो डीएलएड 4th सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं लघु उत्तरी प्रश्नों का 30 से 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और 10-10 क्वेश्चनों का हम सारांश के रूप में विश्लेषण करेंगे। और वादा करता हूँ कि यदि आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको 25 में से 22 या 23 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे क्वेश्चंस का जो विश्लेषण है अच्छे से अगर आप देख करके जाते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको 25 में से 23 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस सारांश को अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं लघुत्तरी प्रश्न करवाऊंगा, इसके बाद अति लघु, इसके बाद बहुविकल्पी, जिससे कि आपकी पकड़ जो हो धीरे धीरे मजबूत हो जाए मेरे दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा न देर करते हुए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, विसर्ग एवं अनुस्वार की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। तो जानते होंगे आप, ये दो बिंदु होती है, ये आपका ये क्या होता है आपका दोस्तों, विसर्ग होता है। और अनुस्वार क्या होता है, ऐसे करके इस पे लगता है वो आपका अनुस्वार होता है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए, विसर्ग की आपका परिभाषा क्या होती है। देखिए, विसर्ग कोई स्वतंत्र वर्ण न होकर केवल वर्णों का चिन्ह होता है। तो ध्यान रखिएगा, विसर्ग जो होता है कोई ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र वर्ण होने का मतलब ये है कि उसको सिर्फ हम ऐसे नहीं लगाते हैं, वो किसी न किसी एक वर्ड से बना हो। जैसे हम लिखेंगे कह, तो कह के पीछे आकर के ये आता है, तो इसलिए स्वतंत्र वर्ण आपका नहीं है। जो सदैव स्वर वर्ण के बाद होते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, स्वर वर्ण के बाद होता है। जो र अथवा सह रूपांतरण मात्र है, जैसे कि देखिए, कह, खह, गह, गह, गह हमने बोला तो ये विसर्ग लगाया, तो ये चीज़ है। बात समझ में आएगा आपको होगी। अब ध्यान रखिएगा कि जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसे भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल मिल जाता है। ये वास्तविकता है कि विसर्ग को लगा देने पर स्वर को जैसे बोल रहा है, जैसे हम बोलेंगे क, लेकिन कह लिखना होगा तो कैसे, कह। तो इसमें बात समझ में आई आपको। तो जैसे यहाँ पर आपको देखिए उदाहरण के रूप में दिया, देखिए, विद्यालय अगर बोलें, लेकिन विद्यालय मोहन, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी विसर्ग क्या होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में होगी। तो सिंपल बात देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि विसर्ग क्या होता है, कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है, सिंपल बात चिन्ह होता है। ये सदैव स्वर वर्ण के बाद होता है और जिसका उच्चारण र या स के रूपांतरण के मात्र होता है। और जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी उच्चारण के बाद ये इससे भी क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द में क्या होता है दोस्तों, बल मिल जाता है। अब देखिए, अनुस्वार क्या होता है दोस्तों। अनुस्वार भी जो होता है वो स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है। जैसे बोले कंग, कंग के ऊपर ही लगाएंगे कंग, संग, वो हुआ ना। तो ये जो वर्ड है ये भी आपका देखिए स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर के ऊपर लगाया जाने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। क्या दोस्तों, स्वर के ऊपर लगाया जाने वाला जो बिंदु होता है वो क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे हंस, वंश, कंत, भंग, ये जो बिंदी है ना, ये क्या है आपका दोस्तों, अनुस्वार है। अब देखिए, इसका प्रयोग देखिए 5 वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है। इसका जो प्रयोग होता है 5 वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है और इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण की भांति होता है। जैसे अंग, अंग हम लोग बोलते हैं ना, इय, तो जैसे हंस, ये बात समझ में आया ना। तो इसका प्रयोग 5 वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है, इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण की भांति होता है। जैसे हम बोलेंगे, अब जैसे क वर्ग है, एक वर्ग हुआ क वर्ग, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, अंग होता है। तो बोलते हैं अंग, इय, अड़, तो इस प्रकार से समझ में आया ना, तो उसी वर्ग के होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, समझ में आ रही होगी आपकी बातों कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक होता है जैसे राजश्री, अजातशत्रु, कामना, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, करुड़ालय और सज्जन। तो ये जो है मेरे दोस्तों जयशंकर प्रसाद के प्रमुख क्या हैं, आपके नाटक हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण आदि आते हैं। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका मेन जो शीर्षक होगा क्या हो दोस्तों, सब बातें क्या हो रही, प्रदूषण से हो रही हैं, तो उपयुक्त जो मेन शीर्षक होगा इसका क्या हो जाएगा, आपका प्रदूषण हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। देखिए, अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार, तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार को लिखना जो होता है बहुत ही कठिन कार्य होता है। बात ध्यान रखिएगा, अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार जो होता है इसे लिखना बहुत ही कठिन कार्य है। तद्भव तथा ठेठ हिंदी में लिखने में अनुस्वार का प्रयोग करना उचित होता है। जैसे कि ठेठ भाषा, जैसे कि
बोलते हैं हम लोग गांव की अपनी भाषा में, अरे ये काम ऐसे होता, मतलब ठेठ भाषा जिसे बोलते हैं। तत्सम जो होते हैं संस्कृत भाषा, शुद्ध भाषा होती है, तो वही बोलते हैं तद्भव तथा ठेठ हिंदी में लिखने में अनुसार के, जैसे कंद ये आपका तद्भव होगा, लेकिन तत्सम क्या होता है, शुद्ध शब्द, जैसे एक संस्कृत शब्द जिसे बोला, तो कंद आपका ऐसे लिखा जाता है कंटक, लेकिन उसका जो होता है शुद्ध शब्द होता है कंटक। ठीक है, तो ये बात समझ में आया गया। जैसे घी, घी होता है, ये तद्भव होता है, लेकिन तत्सम क्या होता है, घृत क्या होता है, देखिए घृत होता है, तो वही चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ये मतलब कि सिंपल बात है, ठेठ या देहाती भाषा में जिस वर्डों का यूज किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, आपका इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार का। अब देखिए तत्सम शब्दों के अनुसार अनुस्वार के बाद अंतस्थ और उष्म वर्ड के अनुस्वार का रूप नहीं बदलता है। देखिए तत्सम शब्दों के अनुस्वार के बाद अंतस्थ और उष्म वर्ड हो तो अनुस्वार बदलता नहीं है। जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्दों के अनुस्वार के बाद, जो तत्सम शब्द आपका होता है उसके अनुस्वार के बाद अंतस्थ और उष्म वर्ड, अंतस्थ क्या होता है दोस्तों, य र ल व होता है, क्या होता है, य र ल व होता है, और उष्म वर्ड क्या होता है, श श श ह। उसके वो वर्ड हो तो अनुस्वार का जो रूप होता है वो बदलता नहीं। जैसे आपका संसार हो जाए, वंश हो जाए, संलग्न हो जाए। देखिए जिस स्थान पर अनुस्वार का आधा उच्चारण हो उस स्थान पर इसका प्रयोग जरूरी है, लेकिन जिस स्थान पर इसका जो आधा उच्चारण हो उस स्थान पर इसका जो प्रयोग होता है उसका जैसे जरूरी होता है। जैसे हैं, मैं, ये क्या है, आधा उच्चारण। जैसे हैं, हम है नहीं बोलते हैं, ऐसे हैं, मैं, जहाँ, नदियाँ, दोनों, आँख, करुड़ा, ये क्या है दोस्तों, आधा उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसका प्रयोग होना आपका बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन से देखिए, पत्र लेखन पत्र साहित्य से आप क्या समझते हैं। देखिए पत्र लेखन पत्र साहित्य से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पत्र लेखन क्या होता है, देखिए पत्र लेखन पत्र साहित्य वह विधा है जिसमें लेखन अपने किसी मित्र, परिचित आदि को कुछ बताने अथवा उसके बारे में जानने के लिए कुछ लिखता है। देखिए पत्र लेखन का मतलब क्या होता है कि सिंपल बात, इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए पत्र लेखन पत्र साहित्य वह विधा है जिसमें कोई लेखक अपने किसी मित्र, परिचित आदि को कुछ बताने अथवा उसके बारे में जानने के लिए कुछ लिखता है। जानने का मतलब ये है कि जैसे हम पत्र, पहले, आज तो मोबाइल का ज़माना है, तुरंत आदमी फ़ोन लगा करके बात कर ले रहा है, लेकिन पहले क्या करता था कि पत्र के द्वारा और कैसे हो उसका हाल चाल जानने के लिए, उसको क्या करता था, मतलब पत्र लिखता था। और कैसे, क्योंकि फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो पत्र के द्वारा क्या होता है दोस्तों, किसी मित्र या कोई परिचित होता है उसको कुछ बताने या उससे कुछ जानने के लिए क्या होता है दोस्तों, पत्र लेखन किया जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगला जो है आपका दोस्तों, सूरदास अथवा कबीरदास का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, सूरदास का जो जन्म हुआ था, देखिए आगरा के निकट रुकनकता नामक स्थान पर 1478 ईस्वी में माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सूरदास के जन्म के बारे में मतलब अभी बहुत ही वो है कि एक कहाँ पर हुआ है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सूरदास का जो जन्म है वो रुकनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में माना जाता है, और इनकी मृत्यु स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान में माना जाता है। क्या जाता है, इनकी मृत्यु जो है दिल्ली के निकट जो होता है सिही नाम के स्थान पर माना जाता है। इन्हें लोग जन्मांध मानते थे। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनके प्रतिभा को प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वालों के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्हें जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं में गायन किया। ध्यान रखिएगा, ये बात तो है ही, लेकिन एक बात और मैं आपको देता चाहता हूँ कि अष्टछाप कवि समूह भी, इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने अष्टछाप कवि समूह भी बनाया था जिसमें इनको ख्याति लब्ध भक्त का भी मतलब ये सिद्ध हुए थे। अब ध्यान रखिएगा, इस बात का आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों, 1583 ईस्वी में। जन्म 1478 और मृत्यु 1583 ईस्वी में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इनकी जो रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं, ये 3 चीज़ें हैं। और कबीरदास की जो जानते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कबीरदास जी का जो जन्म था, देखिए कि इनके भी देखिए जन्म स्थान के बारे में बहुत मत है, लेकिन फिर भी ये होता है प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में, लेकिन मीरा जी का इनके ठीक 100 साल बाद 1498 ईस्वी में हुआ था। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी, क्योंकि ये अंत में जान करके मगहर चले गए थे, क्योंकि लोग कहते थे काशी में जो मरता है उसको मतलब कि अमरता की प्राप्ति होती है, और मगहर मरता है तो क्या होता है कि उसको नरक मिलता है, तो इसलिए अंत में वो मगहर चले गए थे, ये भ्रम को दूर करने के लिए।
तो इसे आइए हम इसको डिटेल में जान लेते हैं कि देखिए प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय के लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहाँ पर 2 दंपति जुलाहा थे। नीरू और नीमा ने इन्हें उठाकर ले गया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रमानंद, ध्यान रखें इनके जो गुरु थे रमानंद, सीढ़ियों पर मतलब कि उन्होंने इनको ज्ञान नहीं देते थे तो वो लेट गए, तो इनके ऊपर इन्होंने पैर रख दिया था रामानंद जी ने, ऐसा बताया जाता है कि और ये राम राम उनके मुंह से निकला तो और वही राम इनको मिल गया था। ध्यान रखिएगा, करते हुए हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह देखिए, इनका विवाह जो लोई नामक महिला से हुआ था। इनकी जो पत्नी का नाम था लोई था और इनके पुत्र 2 और पुत्र और पुत्री भी हुई थी, जिसका नाम कमाल और कमाली था। दोस्तों कबीर क्या था दोस्तों, बहुत ही मस्त मौला फकीर थे। उन्होंने नागपंथी अवभूतों, मुल्लाओं तथा पंडितों को उनके वाह आडंबरों के लिए फटकारा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि या अहि मुल्ला बाग दे क्या बहरा तेरा खुदा, और हिंदुओं के लिए कहा था कि घर की चक्री कोई न पूजे ताकि पीसा खाए, तो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये तो आप सुने होंगे। आगे देखिए उन्होंने कहा उन्होंने नागपंथी अवभूतों, मुल्लाओं था के लिए ये जो आडंबर के थे उसके लिए उन्होंने फटकार लगाई थी। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने सैकड़ों अनुयायी बन गए। इनके इस बात से होकर के बहुत से अनुयायी रह गए। अब रचनाएं आए तो कबीरदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों, विभिन्न उपदेश दिए जिनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रह किया है। तो एक दोस्तों बीजक है, वो है एक साखी, शबद, रामायणी, 3 चीज़ें हैं दोस्तों। कबीर की साखियाँ दोहों के रूप में हैं, उसमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा का प्रधान है। शबद क्या है दोस्तों, गेय है, इसमें प्रेममय भक्ति की अभिव्यक्ति है, और रामायणी जो है चपाई के दोहों से संकलित है। तो उनके जो बीजक है और उसके बाद कबीर की साखियाँ जो होते हैं, इसके बाद साखी, शबद, रामायणी 3 चीज़ें हैं दोस्तों। अगला जवाब कहा जाता है, देखिए भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं। क्या दोस्तों, देखिए भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं 2 कौशल्यों के उद्देश्य को लिखिए। तो भाषा के कौशल में दोस्तों क्या होता है, देखिए भाषा का कौशल सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, यही होता है। 4 कौशल होते हैं, एक सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। तो ये भाषा के क्या है दोस्तों, 4 कौशल हैं। अवाचन के उद्देश्य मतलब दोस्तों पढ़ने के उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। वाचन के द्वारा क्या होता है, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। और दूसरा क्या होता है, अर्थ ग्रहण की क्षमता का क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न करना होता है। अगला आपका देखिए कि ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर भाव समझ सके, मतलब कि बालक के अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास करना होता है कि जिसको पढ़ करके ही क्या कर रहे, उसमें उसको भाव को क्या करे, समझ सके। जैसे देखिए आत्मसात किए गए विषय को बालक के दूसरों को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना होता है। लिखने का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, अब देखिए लिखने का उद्देश्य क्या होता है, भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना। लिखने का उद्देश्य होता है भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना। और दूसरा जो आपका है शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना। क्या, शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना। और तीसरा है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास। क्या, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। और व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। क्या, व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिए, भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट करिए। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए वाचन क्या होता है, देखिए एक कला है। वाचन जो है वो एक कला है। वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। देखिए वाचन की योग्यता न समझने, देखिए न रखने में, ध्यान रखिए वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। ध्यान रखिएगा कि वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपना अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता है। जीवन, चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियाँ, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णतया आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। क्या दोस्तों, उनका पूर्णतया आनंद और जो लाभ होता है स्वयं क्या होता है दोस्तों, पढ़ करके ही क्या किया जाता है, उठाया जा सकता है। अगला जो है आपका दोस्तों 9वां जो क्वेश्चन है वो है कि कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक अधिकारी को एक प्रपत्र लिखिए।
तो पत्र लिखने का वही है, निवेदन है कि बेसिक शिक्षा कक्षा 5 का छात्र हूँ, कक्षा में बालकों को बैठने की व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं है, कक्षाएं कम से कम कम होने के कारण हमें कभी भी ऊंची कक्षा में छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है, तो कभी नीची कक्षा में छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है, कभी कभी तो खुले मैदान में भी कक्षाएं लगाई जाती है। तो ये पत्र तो आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना आता होगा, या आपने बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जीवनी और आत्मकथा में क्या होता है, अंतर होता है दोस्तों। तो देखिए, जीवनी एवं आत्मकथा मूलभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए, आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा को, और जीवनी क्या मतलब होता है दोस्तों, किसी दूसरे का भी लिखा जा सकता है। तो देखिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, किसी कवि या लेखक का जन्म कहाँ और किस परिवार में कब हुआ तथा उसकी शिक्षा प्राप्ति के उपरांत उसके हिंदी साहित्य के लिए क्या योगदान दिया, अर्थात उसकी रचनाओं आदि का विवरण, साथ ही हिंदी साहित्य सेवा में प्राप्त उपाधियों आदि का विवरण, इसके उपरांत हिंदी साहित्य में उसने योगदान है तो स्वास्थ्य, और अंत में देहावसान कब हुआ, उपयुक्त विवरण जीवनी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, जीवनी का मतलब क्या होता है, किसी के जीवन के बारे में लिखना। साहित्यकार द्वारा स्वयं किसी विशेष विषय पर लिखा विवरण जिसके अंतर्गत अपने जीवन पर आधारित घटना विशेष का वर्णन होता है, वो आत्मकथा। जीवनी मतलब सिंपल बात करिए, दो बात में आपको ध्यान रखना है। जीवनी वो होती है जो किसी के भी बारे में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आत्मकथा क्या होती है कि लेखक स्वयं के बारे में वर्णन करता है या फिर स्वयं की बीती हुई घटनाओं के बारे में लिखता है, वो आत्मकथा होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वादा करता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहिए 2-4 वीडियो तक, और ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके 11वें क्वेश्चन से लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों आज इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे।